हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस एंड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास चलती है यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो हमारी बुक चल रही थी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यही हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है केमिस्ट्री का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जिसका नाम है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर आज का है 19 लेक्चर पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें मैं आपको एक यूनिट यानी यूनिट नंबर सेकंड सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, यदि आप ये लेक्चर देखने आए हैं लेक्चर नंबर 20, तो यानी आप 19 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से एकदम विस्तार से वो यूनिट पढ़ाई है। ठीक है, उससे बाहर आपको आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, आपको पेपर नहीं मिलेगा है। ठीक है, उसी में से सारा पेपर आएगा, सब फंसेगा। ठीक है, यदि आपने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री आपके यूनिवर्सिटी में बुक चल रही है केमिस्ट्री की, ठीक है, तो आपको इसी मेरे लेक्चर से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टर और एनर्जी लेवल डायग्राम सिखा दिया है। ठीक है, आप उसको बड़े ध्यान से देखे होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज की हमारी है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, ये हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अभी कि कौन कौन से हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये एक लेक्चर में कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद फॉर्मल चार्ज, फिर उसके बाद वान डेर वाल्स फोर्सेस, फिर आयन डाइपोल फोर्स, फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, फिर उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि हमारा डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दोनों के स्ट्रक्चर्स मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, जो कि डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें डाइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक दोनों आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, यानी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, डाइपोल मूवमेंट की सहायता से आयनिक कैरेक्टर को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पोलराइजिंग पावर होगी, उसके बाद पोलराइजिबिलिटी होगी। ठीक है, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, ये हम करेंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद फजान्स रूल हो गए एंड कंसीक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। क्लियर, तो चलिए टॉपिक गिन लेते हैं कितने लेक्चर्स में लगभग कंप्लीट होंगे। 1 एंड यहां से यहां तक 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4, 5 एंड 6, 7 यहां तक, फिर यहां तक ये हो गया आपका 8, और फिर 8, फिर उसके बाद ये 9। ठीक है, ये यहां से यहां तक 8 हुआ, यहां से यहां तक 8, यहां तक। फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक 9, फिर फजान्स रूल एंड कंसिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, ये 10 नंबर लेक्चर होगा। फिर 11 नंबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लगभग मैं 8 से 10 लेक्चर में आपको किसी लेक्चर को थोड़ा लंबा करके 2 टॉपिक कर दूंगा, लेकिन 8 से 10 लेक्चर में आपको ये कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये पूरी ही यूनिट 8 से 10 लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलो अब मैं आपको फर्स्ट टॉपिक यानी रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में आज यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और मैं आप जैसा कि आप जानते हैं मेरा स्टाइल है हर टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करना, जिससे कि आप उसको पहचान के तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। तो चलिए अब मैंने ले लिया है यहाँ पे हमारा जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक ले लिया है, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए, जैसा कि आप मेरी पहले से आदत जानते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं हर टॉपिक को आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में उसे आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो देखिए, हमारी इस वाली यूनिट नंबर 1 मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस में हमारा जो टॉपिक था रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, उसका हमने पहला वाला क्वेश्चन है, यानी इस यूनिट नंबर 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, राइट अ नोट ऑन रेजोनेंस। ठीक है, यानी रेजोनेंस को हिंदी में हम बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं?
अनुनाद, ठीक है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि स्ट्रक्चरल थ्योरी की सफलता के बाद, स्ट्रक्चरल थ्योरी जो अभी तक हम बीबीटी एंड हिटलर लंदन थ्योरी, पाउलिंग स्लेटर थ्योरी, ये जो सब पढ़ चुके हैं, ये सब स्ट्रक्चरल थ्योरी थी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी की सफलता के बाद मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला द्वारा शो किया जाने लगा, ठीक है। उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के द्वारा शो किया जाने लगा। जैसे कि आप जानते हैं किसी का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, ये हो गया, ठीक है, यहां से ऐसे, ये सब स्ट्रक्चर आपने देखे नहीं थे, टेट्राहेड्रल, ठीक है, कुछ ऐसे थे, ठीक है, ये, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स थे। तो आपने जो भी स्ट्रक्चर देखे थे, और कुछ पिरामिडल शेप के थे, ठीक है, और कुछ बी शेप के थे ऐसे, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर अभी तक बने थे वो सब शेप थी, ठीक है, स्ट्रक्चर्स थे वो। तो उन स्ट्रक्चर के फॉर्म में उन्हें शो किया जाने लगा, बट लेकिन किसी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को केवल एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, ठीक है। सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी सभी प्रॉपर्टीज को आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमने रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को अपनाया, ठीक है। तो रेजोनेंस में किसी मॉलिक्यूल के दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित करके, विस्थापन या प्रतिस्थापन करके, ठीक है, पाई बॉन्ड का प्रतिस्थापन या विस्थापन करके लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको देखो ये एग्जांपल में दिख रहा होगा, एग्जांपल में क्या दिख रहा है, एक देखिए बेंजीन हमने लिया है, क्या लिया है, बेंजीन में देखिए पाई बॉन्ड हम किसको बोलते हैं, देखिए मैंने आपको समझाया था सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग जो होती है। जैसे देखिए एक हमारा डबल बॉन्ड है, उसमें ये पाई बॉन्ड एक हो गया और एक हमारा सिग्मा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पाई बॉन्ड की बात चल रही है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें दो पाई बॉन्ड है, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, यही तो बात होती है। तो देखिए ये पाई बॉन्ड जो है, यही इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड कितने उससे बनता है, दो से, तो ये तो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और ये नीचे वाले के लिए ये हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। तो यही जो होते हैं पाई बॉन्ड, इसमें क्या लिखा गया, देखिए लिखा गया पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होकर, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड जो है, देखिए डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित। इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारा पाई बॉन्ड इधर है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं ये ऑर्थो हमारी पोजीशन होती है बेंजीन में, ये हमारी पैरा पोजीशन होती है, और ये वाली हमारी मेटा पोजीशन होती है, ठीक है, क्लियर याद रखिएगा। ये ऊपर वाली जो होती है ये वाली, ये ऑर्थो होती है हमारी, ये मेटा होती है, और ये वाली हमारी पैरा होती है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा ये पोजीशन जो होती है, पहला हमारा देखिए यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, फिर वो डबल बॉन्ड यहाँ पे विस्थापित होके इधर आ गया, ठीक है, और फिर वही डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड विस्थापित होके यहाँ आ गया, देखिए, और ये वाला डबल बॉन्ड विस्थापित होके वापस यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो एरो लगा हुआ है, आप कह रहे हैं दोनों तरफ जो टेल है, जिसके दोनों तरफ हेड है इनके, ये वाला एरो डबल हेडेड जो एरो होता है, इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल वाले साइन से। मतलब इससे ये भी बनाया जा सकता है, इससे ये भी बनाया जा सकता है, क्लियर। तो हम ये ना लगा के डबल हेडेड एरो लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है यही डिस्प्लेस होके ये हमारा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो चलिए आगे पहले हम समझ लेते हैं पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करके लिखे जाते हैं, ठीक है। ये हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अतः रेजोनेंस को फॉलोइंग टाइप से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात आई, ठीक है। वह प्रोसेस जिसमें किसी मॉलिक्यूल के दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तथा उन स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन क्या हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल पोजीशन क्या होती है, देखिए आइडेंटिकल पोजीशन ये होती है, आप इस बेंजीन में जानते हैं जैसा कि एक यहाँ एक कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, जैसा कि देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, हमारी पोजीशन जो हो वो आइडेंटिकल यानी समान हो, बट पाई बॉन्ड
पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, पाई बॉन्ड की देखिए, इन्हीं को मैं पाई बॉन्ड बोल रहा हूँ। डबल बॉन्ड जो है इनकी पोजीशन देखिए, इसमें पाई बॉन्ड अलग है, इसमें पाई बॉन्ड अलग पोजीशन पे है, ये वाला पाई बॉन्ड इसमें अलग पोजीशन पे है, इसमें अलग पोजीशन पे है, और ये वाला पाई बॉन्ड इसमें अलग पोजीशन पे है और इसमें अलग पोजीशन पे। क्लियर ना? देखिए ये वाला इसमें इधर आ गया, ये वाला इसमें इधर आ गया, और ये वाला इसमें इधर आ गया, राइट। तो पाई बॉन्ड की पोजीशन तो दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है, जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनको हम कैनोनेटिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, जो कि बेंजीन है। ठीक है, दोनों के नाम एक ही है। ठीक है, चाहे तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल लें, चाहे कैनोनेटिकल स्ट्रक्चर बोल लें, राइट। इसके नीचे भी यही चीज सेम लिखी जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना दोनों का सेम यही उठा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर जो पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन इनकी जो एटम की पोजीशन है, इस पे जो एटम लगे हैं उनकी पोजीशन जो है वो आइडेंटिकल यानी सेम होनी चाहिए। तो देखिए सेम ही होगी, यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, और इस कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लिंक होगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो इस पे भी वही सेम होगी पोजीशन, और इस पे भी वही सेम पोजीशन होगी। यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और एक एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ होगा, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये बिल्कुल डेफिनेशन इसमें लाई कर रही है। कैसे? देखिए इसमें जो एटम्स की पोजीशन है वो हमारी आइडेंटिकल यानी समान है दोनों में, लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ है ऑर्थो पोजीशन पर, इसमें पैरा पे है, और इसमें ऑर्थो पर है, इसमें मेटा पर है, और इसमें ये वाली देखिए हमारी पैरा पर है, तो ये वाली इसमें मेटा पर है। ठीक है, तो आप जानते हैं, जैसे कि मैंने फिर को आपको बता देता हूं, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, और ये पैरा होती है। इसमें भी ये ऑर्थो होती है, ये पैरा होती है, और ये मेटा होती है। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं इसमें हमारा जो पाई बॉन्ड है, चलिए पहले एग्जांपल देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया, ये डेफिनेशन खत्म होने के बाद, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमारा जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C6H6। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के फॉलोइंग टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये जो यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है, ये वाला, ये जैसे मैथ में हमारा इज इक्वल टू का साइन ये होता है डबल ऐसे। ठीक है, और केमिस्ट्री में ये वाला 3 लाइन खींच दो तो ये इज इक्वल टू का साइन होता है, राइट। तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आपने सब इंटर में सीखा होगा। ठीक है, आप 12th पास करके आ रहे हैं। ठीक है, कुछ तो बहुत ही अच्छे होनहार बच्चे होंगे, ठीक है, क्लास में, जो हमारी क्लास देखते होंगे। तो आप ऐसे ही देखते रहिए, आप लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, ये तो चीजें ऐसी हैं, यदि आप बीएससी नहीं भी कर रहे हैं और आपकी कुछ चीज कमजोर है, तो आप यहाँ पे उसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये जो है, इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, ये हमारा क्या करता रहता है, इसमें घूमता रहता है। ठीक है, इसमें घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो इस रिवॉल्यूशन के कारण, यानी इस घूमने के कारण पाई बॉन्ड के एक जगह जो ये रुकता नहीं है, तो इसी के कारण जो है, यही रीजन है कि हम इसको रेजोनेंस हाइब्रिड को ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये कहीं कहीं पे कुछ रिंग की तरह ऐसे ऐसे भी दिखाया जाता है। ठीक है, रिंग बीच बीच में से इसको हल्का हल्का इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी कहीं कहीं पे बिल्कुल दिखाया जाता है, और चाहे तो आप इसको रिंग की तरह भी लिख सकते हैं कि बीच बीच में ऐसे ऐसे डॉटेड, यानी डॉटेड से भी लिख सकते हैं, या फिर पूरी रिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया हमारे रेजोनेटिंग और कैनोनेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। तो चलिए अब जो है इसके आगे हम इसी का थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, वो समझ लेते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है, अभी हमने रेजोनेंस को समझ लिया था। ठीक है, जो भी हमने रेजोनेंस की डेफिनेशन समझी, एग्जांपल समझा, जो कि हमने बेंजीन लिया था उसमें एग्जांपल। ठीक है, तो अब हम कंडीशन फॉर रेजोनेंस को पढ़ेंगे, यानी रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन या परिस्थितियां जो है वो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, वो क्या क्या है, नंबर 1 वो 4 परिस्थितियां या कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन, सभी स्ट्रक्चर्स के बीच क्या होता है, डबल हेड वाला बॉन्ड, डबल हेड वाला जो एरो होता है, ठीक है, इस तरीके का एरो, उसको हम लगाते हैं। ठीक है, उसी को लगाते हैं, और सिंगल हेड वाला एरो हम यूज नहीं करते हैं, हम डबल हेड वाला ही एरो यूज करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैलोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 कंडीशन, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का वास्तविक स्ट्रक्चर होता ही नहीं है।
ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का वास्तविक स्ट्रक्चर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एवरेज होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, जो भी हम, जैसे कि हमने बेंजीन में एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया था, ठीक है, एक यहां हमने बनाया, ठीक है, जिसमें ऐसे हमारा एक बॉन्ड था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, ठीक है, एक हमने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, ठीक है, और एक फिर हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था दूसरा, बीच में डबल हेडेड एरो, जो कि कंडीशन हमारी फर्स्ट है। ठीक है, डबल हेडेड एरो लगाया था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें हमारा ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ गया था, ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ गया था, और ये वाला बॉन्ड उठ के ये वाला इधर आ गया था। ठीक है, और फिर हमने ये इक्वल टू का साइन लगाया था, और फिर एक हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था, जो कि कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड ये हो गया हमारा। रेजोनेंस हाइब्रिड में हमारी रिंग बनी थी। ठीक है, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सेकंड वाली हमारी कंडीशन में कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का जो है वास्तविक स्ट्रक्चर नहीं होता। ये दोनों इसके वास्तविक स्ट्रक्चर नहीं है बेंजीन के। ठीक है, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, या बेंजीन रिंग है, इसका ये ना ही ये वास्तविक है और ना ही ये वास्तविक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वास्तविक स्ट्रक्चर वो होता है जो कि इनका एवरेज होता है, जो कि ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, यही हमारा वास्तविक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड नंबर 3 कंडीशन जो है, रेजोनेंस हाइब्रिड सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मोर स्टेबल होता है, यानी इससे भी ये मोर स्टेबल है, इससे भी ये मोर स्टेबल है। ठीक है, और मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा जो हमारा रेजोनेंस हम पहले समझ चुके हैं, अब रेजोनेंस एनर्जी हमने यहाँ पे समझ ली। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक जो है, जो हमारा ये था, ये टॉपिक ये हमारा पूरा फिनिश हो रहा है। ठीक है, आपको रेजोनेंस भी पता लग गया और रेजोनेंस एनर्जी भी यहाँ पे पता लग गई थर्ड वाली कंडीशन में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इनकी इसमें जो दोनों में मोर स्टेबल होगा, ठीक है, या तो ये मोर स्टेबल होगा या ये। ठीक है, तो इन दोनों में जो मोर स्टेबल होगा उसकी एनर्जी और हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड यानी इसकी, इनकी और इसकी एनर्जी के जो बीच का डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 कंडीशन, किसी मॉलिक्यूल के लिए जितनी अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, इससे आप क्या समझे, इस पॉइंट से देखिए, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि किसी मॉलिक्यूल की यदि 3, देखिए इसकी 2 हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या फिर कैनोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये भी स्टेबल है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल की, अगर इसकी 3 स्ट्रक्चर बनती, ठीक है, यदि इसकी 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती, हालांकि है नहीं, 2 ही पॉसिबल है, यदि 3 होती तो ये और अधिक स्टेबल होता है। यदि किसी मॉलिक्यूल की 4 हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो वो और ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये यही पॉइंट कहना चाहता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आपसे फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी यूनिट नंबर 1 के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड जय हिंद।